हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था इतिहास क्या होता है और उसे किस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। प्राचीन भारत को जानने के लिए आपको दो श्रेणियां बताई थी और पहली श्रेणी उसमें से थी मेरे भाई पुरातात्विक स्रोत। ठीक है सर, पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में बनाया जा रहा है यूपीएससी का आपके लिए, और कहीं भी अगर हिस्ट्री वगैरह आती है सब कुछ आपके काम में आने वाली। ठीक है, तो आज बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। इसमें नंबर एक बात करेंगे हम लोग अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या होता है सर? नाम से ही पता चला, अभिलेख यानी जो लिखा गया है वो अभिलेख है। अब कहाँ लिखेगा आदमी यार, पुराने जमाने में ऐसा तो है नहीं कॉपी पर रख के मैंने खत महबूब के नाम लिखा, लिख के कहीं डाल दिया, क्या करेगा वो? अब राजा है या कोई विशेष आदमी अपनी बात कैसे कहेगा? आज भी वही होता है, देखिए पत्थर लगवा दिए जाते हैं, शिलाएं लगवा दी जाती हैं। तो उसी तरीके से पुराने जमाने में पत्थरों पे, ठीक है, पत्थरों के साथ साथ धातुओं पे, ठीक है, जहां भी लिखवा पाते थे वहां पे लिखवा देते थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है यह पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों, जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, कोई किसी को बर्तन देता है उस पर लिख दिया कि पता इनकी याद में, तो आदमी को याद रहता है। तो यानी सारा खेल यही है कि इतिहास को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं यार? अभिलेख से याद रखेंगे कि मान लिया मेरे पिताजी थे, उन्होंने ये वाला हमें बेड दिया, तो देखो बेड पे उनका नाम लिखा हुआ है। समझ गए आप? तो यह पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों, दीवारों, मूर्तियों जैसी सतह पर राजाओं या अन्य महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा उपलब्धियां और आदेश खुदे होते थे। यहां पे दो बातें हैं, लोग उपलब्धियां भी लिखवाते थे, आदेश भी लिखवाते थे। किसी मान लिया आदेश देना है कि पतला दिन का काम रात में होगा, रात का काम दिन में होगा, राजा की आज्ञा है, पूरे शहर में लिखवा दिएगा। समझ गए आप? दीवालों पे पुतवा दिया, आज भी लोग करते हैं, तो दीवालों पे लिखवा दिया, ठीक, खुदवा दिया, तो आदमी आदेश का पालन कर रहा है। या फिर कोई उपलब्धियां, राजा ने कोई जीता है राज्य, तो एक बड़ा सा शिलालेख लगा दिया गया, पार्टी हुई, राजा बैठा, बाकी लोग डांस करके गए, पता चला, तो इस तरीके से शिलालेख लगा देते थे। तो अभिलेख क्या होते हैं? पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तनों, दीवारों, मूर्तियों, इन सब की सतह पर लिखे जाते थे राजाओं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा। अब यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें कवर कर देंगे हम। जितना भी पुरातात्विक आपका स्रोत है इसमें अभिलेख, साहित्यिक, भवन, इमारतें सब कवर कर देंगे हम। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी। सबसे प्राचीन अभिलेख देखिए पूछा जाता है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख अगर आपसे कोई पूछे, आप कहेंगे बोग जकोई का अभिलेख है। काहे का है? बोलिए मेरे साथ में, बोग जकोई, बोग जकोई, बोग जकोई, बोग जकोई। कहाँ है ये? मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में बोग जकोई का अभिलेख है। अगली साल पेपर होना है, तब तक इतनी तैयारी कर डालिए कि आप आराम से पेपर देने जा सके। जिम्मेदारी हमारी है, पूरे की पूरी प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल बना के देंगे कायदे से। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोग जकोई, बोग जकोई, बोग जकोई, मध्य एशिया। इस पर क्या लिखा हुआ है सर? इस पर वैदिक देवता के बारे में लिखा हुआ है सर। हमारे वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सबके नाम मिलते हैं। ठीक है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। सबसे प्राचीन अभिलेख है बोग जकोई का अभिलेख। ठीक है, इस पर क्या मिलता है? पुराने जो हमारे देवता हैं, वैदिक देवता हैं, वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सबके नाम मिलते हैं। तथा ऋग्वेद, आपको पता होगा हमारे 4 वेद हैं, उसमें जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसकी तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा हो गया? बोग जकोई का अभिलेख। फिर अगर कोई कहे भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख में आते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। अब बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती होगी, सर जी ये ईसवी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नाम से पता चल जाएगा ईसा मसीह। सर ईसा मसीह का नाम तो आपने सुना होगा, जो लोग क्रिश्चियन बहुत सारे फेमस हैं, उन्हें सूली पे चढ़ गए थे, वो भगवान का बेटा कहा जाता है। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या है? जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की जो डेटें हैं उसे हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, और जब उनका जन्म हो गया तो बाद वाली डेटों को ईसवी कहते हैं। समझ गया? तो ईसा पूर्व और ईसवी में ये अंतर आपको पता होना चाहिए। किसी ने कहा 300 ईसा पूर्व, सब लोग ध्यान से समझें। 300 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले। समझ गए आप? 300 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले। तो यहां पे मतलब इसका ईसा पूर्व और ईसवी में यह फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो अशोक के अभिलेख 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। और डी.आर. भंडारकर सर हैं, डी.आर. भंडारकर ने क्या किया है? केवल अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया। यानी जो डी.आर. भंडारकर सर थे, इन्होंने क्या किया भाई, सारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, पहुंच गए भाई अभिलेख देखने, अच्छा इस अभिलेख पे ये लिखा, इस अभिलेख पे लिखा, ढूंढते रहे, सब कुछ इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद अपने इतिहास को बताने की कोशिश की है, इतिहास को समझाने की कोशिश की। ठीक है सर, फिर हम बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। तो ये जो अभिलेख है ये ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। ठीक, आपने सुना होगा देवनागरी लिपि अपनी सबको पता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो अभिलेख है कुछ और लिपियों में लिखे गए हैं। बोलिए कौन सी है? बोलिए ब्राह्मी, बोलो ब्राह्मी, खरोष्ठी, खरोष्ठी, यूनानी, यूनानी,
अरमाइक, अरमाइक, इन सब लिपियों में ये मिलते हैं। ठीक है, आप बाकायदा प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, पूरा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, पूरा हम आपको नोट्स पूरा कंप्लीट करा के देंगे, जितने भी सब्जेक्ट है इसमें जो कुछ भी है। ठीक है, अभी हिस्ट्री चल रही है, साथ साथ आपको यहाँ पे पॉलिटी मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कमेंट में इतने रिप्लाई नहीं दे पाएंगे क्योंकि 1000 वीडियोस आ रही, पता नहीं कितने लोग नीचे कमेंट करेंगे, तो इतने रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ चैट के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है सर, बाकी कोई दिक्कत होगी उसे आप हल करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हल करने की सर कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो अपना 100% अब यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, फिर अभिलेख से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दे रहे हैं। मास्की, क्या नाम है बोलिए? मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम। ठीक है, अगर थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो हम पढ़ रहे हैं, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम। और निकठुर, क्या नाम है? निकठुर, आधा कहा है निकठुर, बोलिए मेरे साथ में, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और निकठुर से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अभी हम यहाँ पे हेडिंग क्या डाली हमने? अशोक के अभिलेख। तो अशोक से रिलेटेड जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कहां कहां से अभिलेख मिले हैं बोलिए? मास्की से मिले हैं सर, गुर्जरा से मिले हैं, उदयगोलन से मिले हैं, निकठुर से मिले हैं। इन सारे के सारे अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है सर, तथा कुछ अन्य अभिलेखों में इसे कहा गया है देवान्नपीय पियदसी। मेरे साथ में बोलिए, देवान्नपीय पियदसी। यहां पे सर लिख देते हैं बड़ा बड़ा, देवान्नपीय पियदसी, देवान्नपीय पियदसी कहा गया। इसका मतलब होता है देवों का प्यारा, देवता जिसे प्यार करते हैं तो इसे क्या कहा गया? देवान। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है, तो 4 विकल्प आपको दे देंगे। आप क्या कहेंगे? देवान्नपीय पियदसी, देवान्नपीय पियदसी, देवान्नपीय पियदसी, यानी देवों का प्यारा। तो बताइए, देवों का प्यारा अशोक हमारा, देवों का प्यारा अशोक हमारा, ऐसे करके याद कर सकते हो शायरी से। फिर क्या है? सर्वप्रथम 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837, 1837, 1837। बार बार बोला करिए, याद हो जाएगा। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा चलती रही तथा अभिलेखों के अध्ययन को कहा गया एपिग्रेफी। क्या कहा गया? एपिग्रेफी। बोलिए बोलिए, क्या कहा गया? एपिग्रेफी। क्या कहा गया? एपिग्रेफी, एपिग्रेफी, एपिग्रेफी। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्रेफी। विकल्प में पूछा जा सकता है सब कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। 4 आपको विकल्प दे देगा और आपको लगा देना है ढूंढ के एपिग्रेफी, एपिग्रेफी, एपिग्रेफी। बोलो, देवों का प्यारा किसे कहा गया है? देवों का प्यारा देवान्नपीय पियदसी, देवान्नपीय पियदसी किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किसे कहा गया? अशोक को। सबसे पहले किसने पढ़ा अभिलेखों के बारे में? बोलिए, जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837 में, 1837 में, 1837 में। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि? ऐसे याद कर सकते हो यार। ठीक है सर, तो यहां तक पहुंच गए। आप थोड़ा सा हम आपको अभिलेख के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से अभिलेख हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख है। देखिए, हम यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए अभिलेख कौन से शासक थे और उनके विषय क्या है। ठीक है, अभिलेख का मतलब क्या है? किसी ना किसी शासक की या तो उपलब्धि लिखी होगी या फिर उसने जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी बातचीत लिखी होगी। तो देखिए, सबसे पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कहां के राजा थे? खारवेल राजा जो है, खारवेल राजा साहब जो हैं, इनके शासन की घटनाओं का वर्णन है इसमें। खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसके लिए है? खारवेल राजा साहब के लिए। खारवेल, 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 खारवेल। फिर है जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख। जूनागढ़िया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख ये है रुद्रदामन राजा। जूनागढ़ वाला कौन सा? रुद्रदामन राजा है। जाहिर सी बात है, रुद्रदामन तो इन्होंने अपना लिखवाया होगा, तो इसमें रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व विवरण, यानी उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, फिर देखिए नासिक का अभिलेख है। नासिक में गौतमी बलसरी जी हैं रचनाकार। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। इन्होंने, इनके बारे में नहीं, इन्होंने, ये रचनाकार है तो इन्होंने क्या किया है? सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन किया। जितनी भी सातवाहन, अभी हम आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे आपको वंश पढ़ाएंगे, मौर्य वंश, उसी कहीं बीच में आपको मिलेगा सातवाहन वंश भी। ठीक है, तो धीरे धीरे बने रहिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। पूरी एक डिटेल स्टडी आपको यहाँ पे मिल रही है और नोट्स वाइज आपको बनवाते चलना है। आप खुद सोचिए इसे पीछे लिखने में कितना टाइम लगता होगा सर, और 1-1000 वीडियोस आपके पास पहुंचाई जा रही है। तो अगर आप लगता है आपको थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो फिर आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत से पढ़िए। और सब्सक्राइब करिए ना करिए कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत से पढ़िए। जब आप सिलेक्ट होंगे तो हमें भी खुशी होगी सर, आपको भी खुशी होगी। खैर,
प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख में क्या है, समुद्रगुप्त जी हैं, समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों, समुद्रगुप्त भी राजा थे तो इनकी विजय और नीतियों का विवरण है, ठीक है। फिर ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख क्या है, पुलकेशियन द्वितीय, ये भी एक राजा था, तो हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के जो युद्ध है उसका विवरण है यहाँ पर। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख ये भी स्कंदगुप्त के ऊपर है और इसमें जीवन की घटनाओं का वर्णन है। किसकी जीवन की घटनाएं होंगी सर, स्कंदगुप्त है तो स्कंदगुप्त की जीवन की ही घटनाएं होंगी, ठीक है। और आखिरी है मंदसौर अभिलेख, कौन सा है, मंदसौर अभिलेख, ये है मालवा नरेश यशोधर्मन जी, इनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिए। बोलिए पहला कौन सा, हाथी गुम्फा खारबेल, 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 हाथी गुम्फा खारबेल। जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन, तुम्हारे दामन में हमारा जूना, जूनागढ़ रुद्रदामन, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी, नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग वाला समुद्रगुप्त, ऐहोल वाला पुलकेशियन, भीतरी वाला भी स्कंदगुप्त और आखिरी में मंदसौर मालवा, मामा से याद कर लो, मंदसौर मालवा, मंदसौर मालवा, मालवा नरेश यशोधर्मन जी, ठीक है। तो ये हो गई पूरी अभिलेख के बारे में बातें, हम लोग भी पढ़ के आना है, भूल ना जाइएगा कहीं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था इतिहास क्या है, फिर हमने आपको बताया इतिहास के स्रोत होते हैं दो, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है सर साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो ये पुरातात्विक स्रोत चल रहे हैं। अब पुरातात्विक स्रोत, ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए तो हम आपको अभिलेखों से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और फिर पुरातात्विक वाले को भी तोड़ देंगे वीडियो को, ठीक। फिर आप आराम से लाइन से देखते चले जाइएगा, पुरातात्विक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आ जाएंगे साहित्यिक स्रोत पर, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिलेख से रिलेटेड वो बता देते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, देखिए अमरावती अभिलेख जो है वो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से संबंधित है। अमरावती पुलवामी, अमरावती पुलवामी, आप बाकायदा नोट्स बनाते हुए चलिए अपने आप, ठीक। कहीं से पीडीएफ आप मांगने लगे, छापने लगे, कोई मतलब नहीं है। देखिए सोचिए, हम भी तो लिख रहे हैं, इतना सब हम बार बार लिख रहे हैं आपके लिए, तो जब हम लिख सकते हैं तो आप भी लिखिए, साथ साथ तैयारी करिए, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, मिलके कारवा बन जाएगा। बोलिए अमरावती अभिलेख वशिष्ठी पुत्र कहां से संबंधित है, पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। उसके बाद देखिए नाना घाट जो अभिलेख है, सारे अभिलेख से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड है, बस खत्म हो रहा है ये। नाना घाट अभिलेख सातवाहन वंश के राजा है सातकर्णी, उनकी पत्नी है नागनिका, क्या नाम है, नागनिका ने ये लिखा है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में, नाम से ही पता चला, देखिए नाना घाट नागनिका, नाना घाट नागनिका, तो नाना घाट को किसने लिखा है, नागनिका ने लिखा है, नाना घाट नागनिका, नाना घाट नागनिका, ठीक है। उसके बाद देखिए गैर सरकारी, ये इंपॉर्टेंट है, गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत, ठीक है, यवन जगह का नाम है, हेलियोडोरस, क्या नाम है, बहुत पूछा जाता है, हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिला है। यानी जो द्वितीय शताब्दी, उसके बाद जो भागवत धर्म समझते हैं आप, भागवत का संबंध सीधे विष्णु जी से, ठाकुर जी से, ठीक है सर। तो भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिला है बेसनगर विदिशा, ठीक। किसके में, बोलिए हेलियोडोरस राजदूत था, कौन था, हेलियोडोरस। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में लिखा सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो अभी हमने आपको पीछे कई सारे बताए थे सर, उन्हीं में से एक है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिस पर क्या लिखा हुआ, बोलिए लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान का नाम है और सर सुदर्शन झील के निर्माण का भी इतिहास है। हम आपको बार बार बता चुके हैं अभिलेख क्यों बनते हैं, किसी इतिहास को बताने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, तो सर लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का नाम भी है, साथ में सुदर्शन झील का निर्माण का इतिहास भी इसके ऊपर संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद अभी हमने कहा भी था, तुम्हारे दामन में हमारा जूना, जूना समझते हो, बर्तन धोने वाला होता है, तो ऐसे याद रखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद महास्तंभ जो है बंगाल में और सहगोरा गोरखपुर अकाल के बारे में जानकारी देते हैं। यानी ये जो स्तंभ है महास्तंभ और सहगोरा, यहाँ पे जो अभिलेख हैं ये किसके बारे में बताते हैं, अकाल। अकाल तो आप समझते होंगे, मतलब खाने पीने का इंतजाम सब खत्म हो चुका है, अकाल कहलाता है। तो ये दोनों जो है महास्तंभ बंगाल में, सहगोरा गोरखपुर में, ये किसकी जानकारी देते हैं आपको, अकाल के बारे में, ठीक। फिर एक सर मधुबन अभिलेख है, मधुबन अभिलेख में ग्रामदान की जानकारी है, जबकि बांसखेड़ा में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दो हैं, एक मधुबन है जिसमें ग्रामदान यानी गांव को दान करने के बारे में बताया गया है, और बांसखेड़ा वाला वहां पे जो हर्षवर्धन सर हैं उनकी जानकारी, उनके हस्ताक्षर यानी साइन के बारे में पता चलता है। फिर एक देखिए इलाहाबाद, अभी हमने आपको बताया था, इसी को प्रयाग स्तंभ भी कहते हैं, समुद्रगुप्त से संबंधित, अभी पीछे लिखवाई थी जब हमने टेबल, तो उसमें कहा था
प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, वही वाला ये, ठीक है सर। उसके बाद अशोक के शिलालेख में मौर्य वंश की जानकारी है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें किसकी जानकारी दी गई है? मौर्य वंश से रिलेटेड जानकारी दी गई है। फिर धनदेव एक व्यक्ति है, ये पुष्यमित्र शुंग, अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, शुंग वंश के बारे में। तो धनदेव जो है वो पुष्यमित्र शुंग का दरबारी था तथा इसके अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों, अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं? सबने रामायण देखी होगी, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, रामायण का एक जलवा ऐसा था, सबने देखी थी। तो राम जी ने उसमें अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा लोग अपना पावर को दिखाने के लिए ठीक घोड़ों को छोड़ देते थे, जो राजा उसे पकड़ लेता था, चुनौती था, उसे युद्ध करना पड़ता था। तो अश्वमेध का मतलब एक तरीके से देखा जाए मतलब ये होता था कि फिर हमसे बड़ा कोई राजा नहीं है, ठीक है सर। तो इसके अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है, यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसका जो दरबारी है धनदेव जी, ठीक है, इसने क्या किया था? इन अभिलेखों के बारे में लिखा था। फिर एक है खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, ये भी अभी हमने टेबल में आपको सबसे ऊपर लिखवाया था। इसमें ये कहां से प्राप्त हुआ है? उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ। हाथी गुंफा अभिलेख कहां से मिला? बोलिए, उदयगिरी की पहाड़ियों से। हाथी गुंफा अभिलेख उदयगिरी, हाथी गुंफा अभिलेख उदयगिरी, हाथी गुंफा अभिलेख उदयगिरी। और एक आखिरी पॉइंट, जो नासिक का अभिलेख है वो सातवाहन के राजा गौतमी पुत्री सातकर्णी की मां गौतमी बलश्री ने लिखा है। तो नासिक अभिलेख किसने लिखा है? गौतमी पुत्री जो है सातकर्णी की जो मां है गौतमी बलश्री ने लिखा है। इसमें देवताओं से तुलना और विजय के बारे में लिखा गया। विजय मतलब देवताओं से कैसे जीत हुई, देवताओं से कैसे तुलना की गई, इन सब के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये पूरा अभिलेख हमने डिस्कस कर दिया। इसमें जरा ध्यान से समझिए, जो लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं और यहां तक आ गए हैं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था इतिहास, दूसरे में बताया था इतिहास को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, स्रोतों को। और स्रोत कौन कौन से थे? पहला था सर पुरातात्विक स्रोत और दूसरा था साहित्यिक स्रोत, ठीक है सर। अब हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं इस वीडियो में? हम लोग पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोगों ने नंबर 1 पढ़ा था अभिलेख, ठीक है सर। अभी अच्छी खासी बड़ी वीडियो हो गई, अगर 1 घंटे की बना देंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। तो अब इसी पुरातात्विक स्रोत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में, और इसमें बात करेंगे स्मारक और भवन के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको स्मारक और भवन बताएंगे, वो भी चलेगा अपना पुरातात्विक स्रोत के अंदर ही। अभी ये पुरातात्विक स्रोत चलता रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे साहित्यिक स्रोत पे, और फिर प्राचीन भारत के बारे में जितनी डिटेल है वो सब खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी सीरीज आपको दे दी जा रही है, कायदे से पढ़ते जाइए। 15 तारीख को हमारा एक पेपर होने जा रहा है, ठीक है, उस पेपर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेहनत से पढ़ाई कीजिए और सर सिलेक्ट होइए, आप भी यूपीएससी में सिलेक्ट होंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। या आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ये इतिहास तो हर जगह पे काम में आने वाली। डिटेल में जानकारी चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, चैट के थ्रू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारी जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल होते रहते हैं। ये जितनी भी वीडियोस हैं वहां पर कोर्सेज वाइज अलग अलग कर दी गई हैं, हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी अलग है, तो उसे अभी आप खरीद सकते हैं, जो बहुत कम कम रुपए में, 1-1, 2-2 रुपए में, ठीक है सर। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।